टुडे इज 29th ऑफ अप्रैल। तो जो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका आइटम्स इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट। आई विल टेल यू द बेसिक। आप प्लीज सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूं आइटम्स इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट, ये एक ऐसा पार्ट है जो अगर 22 इयर्स मुझे टीच करते हुए होगा, ये कम से कम मोर देन 15 टाइम्स ये आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया है। और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज आती है आइटम्स इंक्लूडेड इन द जीएनपी और नॉट, तो बच्चा कहेगा सर आपने तो नेशनल इनकम बोला है, ये तो आ गया जीएनपी और नॉट, तो हमें कैसे पता? तो बीच वाला शब्द क्या है? बीच वाला शब्द है नेशनल प्रोडक्ट। तो यानी कि आपको नेशनल के एंगल से बताना है। अगर आता है विल द फॉलोइंग आइटम इंक्लूडेड इन जीडीपी या एनडीपी, तो बीच वाला शब्द क्या है? डी। डी का मतलब डोमेस्टिक के एंगल से बताना है। और जो मैं आपको बोलूंगा उसको प्लीज ध्यानपूर्वक सुनना। जितनी भी आइटम्स अभी मैं बताऊंगा, 90% ऑफ द आइटम्स वो या तो दोनों में इंक्लूड होती है, नेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी, या दोनों में इंक्लूड नहीं होती, नेशनल में भी इंक्लूड नहीं होती और डोमेस्टिक में भी इंक्लूड नहीं होती। सिर्फ 10% आइटम्स है जो हो सकता है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड हो मगर डोमेस्टिक में ना हो, या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो नेशनल इनकम में इंक्लूड ना हो। तो अगर मैं आपसे कोई भी वर्ड नहीं पूछ रहा कि विल इट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो चीज दोनों पे एप्लीकेबल होगी, नेशनल पे भी एप्लीकेबल होगी और डोमेस्टिक पे भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन जब मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि आप ये बताओ क्या इस एंट्री को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे या आप इस एंट्री को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करोगे, तो हमको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। और एक चीज और स्टार्ट करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे आपको बतानी है, अगर मान लो आपको ये पता है कि हाँ भाई ये एंट्री हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, मगर आपको उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं पता और आप सिर्फ एग्जाम में ये लिख के आते हो इंक्लूडेड या आप लिख के आते हो नॉट इंक्लूडेड, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो मार्क्स विल बी अलॉटेड टू अ स्टूडेंट अगर उसने आंसर सिर्फ यस और नो में किया है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप और रीजन ना दो, चाहे रीजन गलत हो। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सिर्फ ये चीज जो मैं बता रहा हूं सिर्फ तब बता रहा हूं जब आपको स्पेसिफिक रीजन ना हो, तभी आपको इस चीज को अप्लाई करना है। ये नहीं कि हमेशा अप्लाई करना है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताऊंगा 99% ऑफ द केस में यू विल गेट द फुल मार्क्स। 1% हो सकता है कि आपका वो गलत हो जाए। अब वो क्या चीज है आप लिख लीजिए। अगर आपकी कोई एंट्री नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है मगर आपको उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, तो आप पता है क्या लिखोगे? आप लिखोगे बिकॉज देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। आप क्या लिखोगे? देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अगर आपको ये पता है कि इंक्लूड होगी बट यू डू नॉट नो द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू विल राइट द गिवन स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज देयर इज नो फ्लो ऑफ और देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। और इन द सेम वे अगर कोई एंट्री इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, लेकिन आपको उसका रीजन नहीं पता, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप पता है क्या लिखिए? देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। बट माइंड वन थिंग वेरी क्लियरली, ये आपको तभी करना है इमरजेंसी के केस में जब आपको रीजन ना पता हो। ऐसा मत करना कि सर आपने बोला था मेरा वार मेरे ऊपर ही मार दो आप, यानी कि जो चीज मैंने आपको बताई वो चीज सारी मेरे ऊपर ही एप्लीकेबल कर दो। सर आपने तो ये बोला था, तो मैंने ये बोला है कब?
जब आपको नहीं आता हो एक आधे केस में। अब स्टार्ट हम लोग करते हैं। आपको सबसे पहले एक मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन बताया था, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आप सारे अलर्ट रहो, आप बहुत ध्यान पूर्वक इस क्लास को सुनना, क्योंकि ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ भी नहीं है, ये नई चीज नहीं है, करवा चुका हूं। और अगर आपका ध्यान नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगे। तो मैंने चैप्टर के बिगनिंग में एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद भी हो, मैंने ये करवाया था, बोथ नेशनल इनकम एंड द डोमेस्टिक इनकम आर द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वाई? यानी कि मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि हम नेशनल इनकम में वो इनकम इंक्लूड करते हैं विच इज जनरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ व्हाट? इंडिया। ये फर्क नहीं पड़ता वो कहां है कहां नहीं है, बट रेजिडेंट कहां का होना चाहिए? भारत का, इंडिया का। लेकिन हम डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम इंक्लूड करते हैं, चाहे कोई रेजिडेंट करे चाहे कोई नॉन रेजिडेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नेशनल इनकम में हम वो इनकम इंक्लूड करते हैं विच इज जनरेटेड ओनली बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, वेयर एज डोमेस्टिक इनकम में हम वो इनकम इंक्लूड करते हैं विच इज जनरेटेड ईदर बाय द रेजिडेंट or by the non-resident, but it should be generated within the domestic territory of India, जिसके लिए आप सब लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट आना चाहिए, जिसकी मैंने एक एंट्री भी आपको बताई थी, अगर आप सब लोगों को याद हो, मैंने लिखवाई भी थी। सैलरी पेड टू अमेरिकन्स वर्किंग इन Indian Embassy in America, salary paid to Americans working in Indian Embassy in America, इस एंट्री को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम सैलरी किसको पे कर रहे हैं? नॉन रेजिडेंट को। मगर इस एंट्री को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्यों? बिकॉज इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और मैंने क्यों बोला डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन एम्बेसी, और आप सब लोगों को मालूम है कि इंडियन एम्बेसी कहां कंसिडर होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नो मैटर हम वो सैलरी इंडियन को दे, जापानीज को दे, रशियन को दे, नेपाली को दे, किसी को भी दे, मगर वो जनरेट कहां पर हो रही है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो हमने क्या देखा, ये एक पर्टिकुलर लाइन हमारी नेशनल में तो इंक्लूड नहीं हुई, मगर इसे हमने डोमेस्टिक में इंक्लूड किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सारी आइटम्स एक जैसी है, सिर्फ हो सकता है एक में हो और एक में ना हो। वो कौन सी टाइप की एंट्री होती है? रिलेटेड टू एनएफआईए, रिलेटेड टू एनएफआईए, जिसकी फुल फॉर्म आप सब लोगों को मालूम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये तो मैंने बेसिक बताया था, कोई चीज नई नहीं है, सब वी हैव डन इन द एंटायर चैप्टर। तो एंट्रीज मैं आपको कर दूंगा, पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, नोट्स आप लोगों को मैं पूरा एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। पहला कंसेप्ट है सेकेंड हैंड गुड्स से रिलेटेड, सबको मालूम है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री आई एम टेलिंग यू। जितने भी प्रकार के सेकेंड हैंड गुड्स है, ऑल द सेकेंड हैंड गुड्स, चाहे उनका सेल हो, परचेज हो,
आप उसे कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं इंक्लूड करोगे सेकेंड हैंड गुड्स को? आप सबको मालूम है, इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इन गुड्स की वैल्यू को हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो मैं चाहे रेफ्रिजरेटर बोलूं, चाहे मैं कार बोलूं, चाहे मैं स्कूटर बोलूं, चाहे मैं दुनिया की कोई भी चीज बोलूं, अगर आपने ये वर्ड देख लिया सेकेंड हैंड, तो आप क्या लिखोगे? नॉट इंक्लूडेड बिकॉज देयर वैल्यू इज ऑलरेडी काउंटेड एट द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन। लेकिन किसी भी प्रकार की कमीशन, ब्रोकरेज जो हम एजेंट को देते हैं, जो इन गुड्स में डील करता है, किसी भी प्रकार की कमीशन, उसे हम इंक्लूड करते हैं नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दो पार्टीज को मिलवाने में। अब वो दो पार्टीज कौन से? जिसको खरीदना है और जिसको बेचना है। तो अभी तक मैंने आपके सामने डिस्कशन किया पहली एंट्री से रिलेटेड, और वो पहली एंट्री क्या आप लिख सकते हो अपने रजिस्टर में, थोड़ा बहुत नोट डाउन कर सकते हो, पूरा मत लिखो। अभी मैंने पहली एंट्री आप लोगों को क्या बताई? सेकेंड हैंड गुड्स और उसके बेस पे कमीशन। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीज हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे और हमें बहुत अच्छी तरह से रिटेन हो जाएगी। सेकेंड एंट्री के बारे में अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो सेकेंड एंट्री है ट्रांसफर पेमेंट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट का डिफरेंस भी हम लोगों ने किया है। एवरीवन नोज अबाउट द ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या पेमेंट होती है? अगेंस्ट दिस देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। बहुत सारे एग्जांपल है इसके ट्रांसफर के। एग्जांपल बेहिता एग्जांपल है। एग्जांपल हो गया ओल्ड एज पेंशन, एग्जांपल हो गया गिफ्ट, एग्जांपल हो गया डोनेशन, एग्जाम्पल हो गया चैरिटी एंड ऑल दैट, एग्जाम्पल हो गया मील्स गिवन टू अ बेगर, एग्जाम्पल हो गया रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, एग्जाम्पल हो गया मील्स गिवन टू अ बेगर, एग्जाम्पल हो गया कोविड-19 जो अभी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ चल रही है, उसमें जो भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं विक्टिम्स को, जो भी इस चीज से सफर हुए हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? ट्रांसफर पेमेंट। और इसे हम कभी भी नेशनल या डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी कि देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, यानी कि इसकी एवरेज में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी रेंडर्ड नहीं हुई। और ट्रांसफर का उल्टा क्या होता है? फैक्टर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, डॉक्टर आप लोगों को देख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहा है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। इनकम ऑफ अ सिंगर, या मैं बोलता हूं रेंट, या मैं बोलता हूं इंटरेस्ट, या मैं बोलता हूं वेजेस, या मैं बोलता हूं सैलरीज, ये सारे बेटे किसके एग्जाम्पल है? जितने मैंने आपको बोला ये सारे एग्जाम्पल्स है फैक्टर के। और फैक्टर पेमेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी रेंडर्ड हो रही है, यानी कि देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो अभी तक दो एंट्रीज के बारे में मैंने बात करी। पहली एंट्री मैंने बात करी आपको सेकेंड हैंड गुड्स, दूसरी एंट्री के बारे में मैंने बात करी ट्रांसफर पेमेंट, जिसका उल्टा भी मैंने आपको बताया फैक्टर पेमेंट। तीसरी एंट्री के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं वो है आपका विंडफॉल गेन्स। मैंने आपको बताया था विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? अचानक मुनाफा, सट्टे में कॉन्टेस्ट जो होता है आपका, हॉर्स रेसिंग जो होती है, लॉटरी में जीतना, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है? विंडफॉल गेन्स के। ये जो मैं आपको मेन बता रहा हूं ना, इसमें बड़ी सारी एंट्री आती है। तो आप ये मान लो अगर मैंने सेकेंड हैंड गुड्स आपको बताया तो उसकी 20 एंट्री में बना सकता हूं। ट्रांसफर पेमेंट के मैंने आपको 10-12 एग्जाम्पल बताया, वो 10-12 एंट्री हो गई, तो 20 एंट्री तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं।
तीसरा मैं विंडफॉल गेन के एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है आपको सीधा आ जाए इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग। तो आई एम टेलिंग यू द हेड्स। तो जितने भी विंडफॉल गेन्स होते हैं उसको हम नेशनल या डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर इज correspondingly no flow of goods and services in an economy, यानी कि उसके एवरेज में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई। चौथी एंट्री आपका कैपिटल गेन्स। अक्सर ऐसा होता है बच्चों को विंडफॉल गेन और कैपिटल गेन सेम लगता है, दोनों अलग अलग है। पहले मैंने विंडफॉल गेन बताया, अब आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है इंक्रीज, सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन एसेट, ऑफ अ स्टॉक। मान लो मेरे पास कोई भी चीज रखा हुआ है, किसी भी चीज का स्टॉक रखा हुआ है, अचानक उस स्टॉक के रेट बढ़ जाते हैं, उस चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो अचानक मुझे क्या होगा? मुनाफा होगा। तो मुझे अचानक प्रॉफिट तो हो रहा है मगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। इट इज जस्ट मियरली because of the increase in the price of that particular good। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन, और इसको भी हम लोग नेशनल या डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं करते। और रीजन एग्जैक्टली द सेम जो मैंने आपको विंडफॉल गेन का बताया था, यानी कि देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। पांचवी एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, और ये हम लोगों ने जीडीपी एंड वेलफेयर में भी किया था। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन होती है जो मार्केट तक नहीं आती, नॉट फॉर सेल इन द मार्केट। इसके एग्जांपल है आपकी मदर आपके लिए कुक कर रही है, और टीचर टीचेस हिज ओन चाइल्ड। ये एग्जाम्पल किसके हुए? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस के। इन किसी भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके पीछे जो मोटिव है वो क्या? लव एंड अफेक्शन, एंड नॉट फॉर अर्निंग मनी। यानी कि दीज ट्रांजैक्शन डू नॉट कम into the market for sale। और अगर इसके विपरीत मैं आपको बताऊं, अगर आपकी मेड, आपका सर्वेंट आपके लिए खाना बना रहा है, अगर आपका सर्वेंट आपके लिए खाना बना रहा है, तो वो क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसको आप नेशनल या डोमेस्टिक में इंक्लूड करोगे, क्योंकि मेन मकसद है पैसा कमाना। और अ टीचर टीचेस हिज ओन चाइल्ड के बगैर मेरा एग्जांपल ले लो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। क्या मैं आपको लव एंड अफेक्शन के कारण पढ़ा रहा हूं? नहीं, यहां पर मेरा मेन मोटिव क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरा, क्योंकि इससे मैं अपनी लिविंग को सस्टेन करता हूं। तो आप इसको इंक्लूड करोगे। तो दोनों में बड़ा फर्क है जो मैंने आपको अभी बताया। तो 5 एंट्री की हम लोगों ने बात करी। सेकेंड हैंड गुड्स, आपका ट्रांसफर पेमेंट, विंडफॉल गेन्स, कैपिटल गेन्स एंड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। कैपिटल गेन्स का मतलब है एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना, सडनली स्टॉक के रेट बढ़ जाना। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे गहरा पॉइंट है, और जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं इंटरमीडिएट, रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज दिमाग खोल के इसको ध्यान से सुनना और इसको अपने रजिस्टर में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना। इट इज बिकॉज ऑफ यू, मुझे तो आता है। तो छठा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसके बेस पे बीसीओ एंट्री है, बहुत सारी एंट्रीज है इससे बेस पे, बहुत सारी एंट्री, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंट्री। आप ध्यान से सुनिए, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फॉर रीसेल इन द सेम ईयर।
यानी कि जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी कि डू नॉट फाइनली रीच टू द कंज्यूमर। और इसके बेस पे बहुत सारी चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी है। पहली एंट्री अगर मैं बोलूं तो जो भी रॉ मटेरियल, किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल, अगर कोई भी रॉ मटेरियल फर्म बाय करती है, परचेज कर दी है, और आपने मेरे साथ इसके न्यूमेरिकल भी किए वैल्यू एडेड के, कोई भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय अ फर्म, वो क्या होता है आपका इंटरमीडिएट। क्या होता है? इंटरमीडिएट, जिसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको सबका रीजन मालूम है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिसके बेस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू एडेड के करे हैं। दूसरे नंबर पे आप इसकी एक और एंट्री ले सकते हो, मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप। मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप, तो ये एंट्री आपकी क्या होगी? इंटरमीडिएट, क्योंकि उस दुकान वाले का जो मेन मोटिव है वो क्या है? उसको खरीद के बेचना और रीसेल करना, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट। लेकिन यही अगर मिल्क मैं खरीदता हूं, कोई हाउसहोल्ड खरीदता है, वंशिका खरीदती है, हिमांशी खरीदती है, ज्योति खरीदती है, रमित खरीदता है, कोई भी खरीदता है, तो वो क्या होगा आपका? फाइनल गुड। क्या होगा? फाइनल गुड। यानी कि एक पर्टिकुलर गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर गुड आपका फाइनल भी हो सकता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? यूज के ऊपर। किसके ऊपर? यूज के ऊपर। एक और एंट्री लो, जितना भी, ये आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, जितना भी खर्चा फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करने में करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करने में करती है, उसको हम नेशनल या डोमेस्टिक कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करते। जैसे मान लो बिजली का बिल, कोई फर्म, कोई मालिक, कोई एम्प्लॉयर अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, या टेलीफोन बिल पे कर रहा है, या वाटर बिल पे कर रहा है, या एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, किसी भी प्रकार का खर्चा, वो उस फर्म के लिए क्या होता है? इंटरमीडिएट। क्या होता है? इंटरमीडिएट। क्योंकि वो कोई भी खर्चा करेगा तो उसको कहां से वसूलेगा? कहां से लेगा? आप लोगों से लेगा, कंज्यूमर से लेगा। क्योंकि अगर मान लो मैं अपना सेंटर चला रहा हूं, मैंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया, या मान लो मेरे सेंटर का बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, या किसी भी चीज का बिल आता है, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। क्योंकि इन सारी चीजों की अमाउंट मैं अपने एक फाइनल प्राइस में इंक्लूड, फाइनल फीस में इंक्लूड करूंगा, जो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को कोट करता हूं। तो कोई भी एक्सपेंस जो फर्म करती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, कोई गेस्ट आ रहा है बाहर से, कोई मान लो मेरा व्यापारी आ रहा है बाहर से, थाईलैंड से, और मैं उसको जो है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना, मैंने उसको 5 स्टार होटल के अंदर ठहरा दिया, और उसके ऊपर मैंने कम से कम 5 या 6 लाख रुपए फूंक दिए 3 दिन के अंदर उसको एंटरटेन करने में। तो जो मैंने 5 या 6 लाख रुपए खर्च किए, भाई वो भी मेरे लिए इंटरमीडिएट है। पूछो क्यों? वो भी मेरा एक बिजनेस का पार्ट है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आज मैं उसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उससे कम से कम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो जो भी एक्सपेंस हम गेस्ट को एंटरटेन करने में करती है फर्म, या एडवर्टीजमेंट पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, रॉ मटेरियल पे करती है, किसी भी चीज पे करती है, वो सारा क्या होता है? इंटरमीडिएट। क्या होता है? इंटरमीडिएट, जिसको हम कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करते, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसका एक और बहुत है इंपॉर्टेंट लाइन है, तभी मैंने बोला था इंटरमीडिएट इज अ वास्ट कंसेप्ट, और तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत प्लीज लिखते रहिए। इंटरमीडिएट में एक और चीज है, वेन एवर वन प्रोड्यूसर टेक द सर्विसेज फ्रॉम अनदर प्रोड्यूसर, आई रिपीट, वेन एवर वन प्रोड्यूसर, या फर्म बोल लो, वेन एवर वन फर्म
takes the services from another firm, it will be an intermediate, जिसको हम कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करते, जिसका कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया था ब्रेड वाला एग्जांपल। जब तक फार्मा मिला बेकर एक दूसरे से कोई चीज ले रहे हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, तो वो क्या होता है? इंटरमीडिएट। लेकिन जब वो उस बाउंड्री को क्रॉस करके कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है? फाइनल। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए बाय अ फर्म। आई रिपीट वंस अगेन, पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय अ फर्म। इस एंट्री को हम कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट। यानी कि उसने जो भी पैसा खर्च किया, चाहे उसने सीए के ऊपर किया, चाहे उसने एडवोकेट के ऊपर किया, लॉयर के ऊपर किया, अपने केसेस लड़ने के लिए फर्म से रिलेटेड, वो सारे फर्म के लिए क्या माने जाएंगे? इंटरमीडिएट। क्योंकि उन सबका खर्चा वो अल्टीमेटली किससे वसूल करती है? कंज्यूमर से। किससे? कंज्यूमर से, बाय इंक्लूडिंग इन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं फर्म वर्ड हटा दूं यहां से और मैं ये बोलूं पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टेड अकाउंटेंट या टू अ डॉक्टर या टू अ लॉयर, मैंने आगे फर्म हटा दिया, तो आप उसको इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सिंस ही इज रेंडरिंग हिज सर्विसेज। यानी कि उसके लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम। क्या होगी? फैक्टर इनकम। तो आपने एक चीज देखा, एक वर्ड हटाने से मेरा लाइन चेंज हो गया, मेरी स्टेटमेंट सेम हो चेंज हो गई। पहली स्टेटमेंट मैंने बोली पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय अ फर्म, मैंने आपको बोला इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंटरमीडिएट एक्सपेंस है किसका? फर्म का। लेकिन अगर मैंने ये बोला पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय वंशिका, बाय हिमांशी, बाय ज्योति, बाय डॉक्टर साहब, बाय श्रेया, बाय रमित, बाय एनीबॉडी एल्स, तो आप उसको इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम। क्या होगी? फैक्टर इनकम। तभी मैंने आपको बोला था कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, कि एक वर्ड से हम लोगों का पूरा विस्तार बदल जाता है। इंटरमीडिएट के बारे में और सुनिए एक चीज, जो भी फैसिलिटी कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई मालिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयर, अगर अपने एम्प्लॉय को देता है जो नेसेसरी है उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको भी हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसे मान लो सियाचिन में, सियाचिन पता है ना, जहां टेम्परेचर -40 रहता है, हमारे बहुत सारे सैनिक हैं वहां पर। सियाचिन के अंदर अगर पोस्ट होती है किसी आर्मी ऑफिसर की, उसको गवर्नमेंट क्या देती है? मोटी जैकेट देती है, हेलमेट देती है, ग्लव्स देती है, ताकि कोई भी उनका पार्ट बॉडी का एक्सपोज ना हो। और वो जो जैकेट वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करी, वो जरूरी है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि अगर वो जैकेट नहीं देगी तो वो इंसान, वो आर्मी ऑफिसर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो भी चीज हम लोग देते हैं, जो उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एसेंशियल होती है, वो भी क्या होती है? इंटरमीडिएट। क्या होती है? इंटरमीडिएट। जैसे अगर मैं डॉक्टर है, नर्स है हॉस्पिटल के अंदर, उसको व्हाइट कलर की ड्रेस देते हैं हॉस्पिटल वाले, तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जो हॉस्पिटल को करना ही करना है नर्स के ऊपर, टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई इंटरमीडिएट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इंटरमीडिएट से रिलेटेड।